प्रदीप भंडारी एनालिसिस में जन की बात में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त दोस्तों मैं रोहतक के अंदर हूँ और आप देख सकते हैं कि रोहतक के अंदर है, मेरे आसपास सब तरफ खेत और खेत है। दोस्तों इस वक्त जो वोटिंग परसेंटेज, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बिहार के अंदर 47% क्रॉस हो चुका है, हरियाणा में 48% क्रॉस हो चुका है, जम्मू कश्मीर में 45% क्रॉस हो चुका है, उड़ीसा में 50% क्रॉस हो चुका है, झारखंड में 55% क्रॉस हो चुका है और बंगाल में 70% क्रॉस हो चुका है। तो बंगाल में वोटिंग बहुत ज्यादा हो रही है इस फेज के अंदर। दोस्तों जो सवाल आप पूछ रहे हैं कि छठे फेज के बाद में जब ओवरऑल अब सिर्फ और सिर्फ 58 सीट्स पे चुनाव बचा है, मतलब लगभग 90% सीट्स कवर हो चुकी हैं, 80% 90% सीट्स कवर हो चुकी हैं, तो मैं फेज 6 को कह रहा हूं डिसाइडर फेज। और दोस्तों आज मैं बड़ी बात कह रहा हूं, फेज 6 ने डिसाइड ये कर लिया है कि सरकार किसकी बनने वाली है। जी हाँ, इस फेज के बाद में, क्योंकि एग्जिट पोल के डेटा जिस तरीके से मेरे पास आ रहे हैं, एग्जैक्ट रात शाम के 6 बजे के बाद की बातें मैं बाद में करूंगा, पर जो आफ्टरनून तक आए हैं मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूं कि सरकार फेज 6 के नतीजों के बाद बन रही है। एक सरकार जो है बन रही है। अब बड़ी बात क्या है दोस्तों, बड़ी बात यह है कि फेज 6 में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी 40 सीट जीती थी, कांग्रेस पार्टी 0 सीट जीती थी और पूरे के पूरे भारतीय जनता पार्टी लेड अलायंस एनडीए का वोट शेयर 50% से ज्यादा था। पॉइंट नंबर 1 ये जो मैं ग्राउंड से पिकअप कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी की इस बार 0 सीट नहीं होगी इस फेज के अंदर। इस बार फॉर एग्जाम्पल जिस रोहतक में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे दीपिंदर हुड्डा और हुड्डा फैमिली के पक्ष में सेंटिमेंट कई जगह दिख रहा है, पर ये बिकॉज हरियाणा असेंबली इलेक्शन के पहले यहाँ से दीपिंदर हुड्डा को मजबूत करना। पॉइंट नंबर 1, फिर बाकी हरियाणा के एरियाज के अंदर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के पक्ष में भी एक अंडर करंट देखने को मिल रहा है। मेरे लिए इस फेज 6 में सबसे बड़ा टेक अवे बंगाल से है। बंगाल के अंदर इस बार मेदिनीपुर, काती, तामलुक, विष्णुपुर, इन सब एरियाज के अंदर भारतीय जनता पार्टी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। खटल के अंदर टीएमसी अच्छा परफॉर्म कर रही है, पुरुलिया के अंदर बीजेपी अच्छा परफॉर्म कर रही है, झारग्राम के अंदर टक्कर है। और ये फेज बीजेपी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फेज इसीलिए है क्योंकि यहाँ बीजेपी को 6 सीट मिनिमम लाना है, तो वो 20 सीट क्रॉस कर देगी बंगाल के अंदर। क्या वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैं आपको जरूर ये कह सकता हूँ, इसकी पॉसिबिलिटी जब मैं डेटा को स्टडी कर रहा हूँ काफी ज्यादा है। देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में 20 सीट्स क्रॉस कर रही है और इस फेज में 6 के आंकड़े को छू सकती है। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। मैं वापस से रिट्रेट करूंगा, सबसे बड़ी हेडलाइन आपके लिए है, फेज 6 से इलेक्शन डिसाइड हो चुका है। इलेक्शन डिसाइड हो चुका है फेज 6 से, ये मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ। अब इसके बाद में इन दोनों के अलावा मेरे लिए सबसे बड़ा टेक अवे बंगाल और मेरे साथ सबसे बड़ा टेक अवे अगर मैं आपसे बात करना चाहूंगा, जैसे कि मैंने आपको कहा कि कांग्रेस की 0 सीटें नहीं आएगी। दिल्ली में मैं जितना हम लोग की टीम डेटा उठा रही है, ये जो अलायंस कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का बना है, ऐसा हो सकता है कि 4 जून को जब आप नतीजे देखेंगे तो ये अलायंस एक डैम स्प्लिट होगा। मतलब ये अलायंस जो है वो सीट विनिंग मार्जिन में कन्वर्ट करने का चांस उसका काफी कम होने वाला है, क्योंकि दिल्ली में जो वोट जमीन से मैं टटोल पाया हूं, मेरी टीम टटोल पाई है, वो नरेंद्र मोदी जी के नाम पे पड़ा है, कोई एमपी लोकल इश्यूज के नाम पे नहीं पड़ा है, एमपी कैंडिडेट के नाम पे नहीं पड़ा है। तो ये पूरा वोट जो पड़ा है वो मोदी जी के नाम पे पड़ा है और ऐसी स्थिति में बीजेपी 50% से ज्यादा आगे इस हर सीट पे रह सकती है।
एक उदाहरण देता हूँ, मैं नॉर्थ ईस्ट की सीट पे था, कुछ वोटर्स निकल रहे थे, वोटर्स से मैं एक बुजुर्ग आदमी थे और एक बुजुर्ग मैडम थी, उन दोनों से निकल रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि सब ठीक है? मतलब ठीक है। मतलब आप कहाँ से? मतलब मीडिया से, जन की बात एग्जिट पोल से। तो उनने बोला कि किसको वोट देना चाहिए आपके हिसाब से? मैंने बोला देखिए, आप बीजेपी को दीजिए, कांग्रेस को दीजिए, आपको दीजिए, जिसको भी दीजिए, देश हित में दीजिए। तो उसके बाद जब वो जा रहे थे तो उस बुजुर्ग आदमी ने अपनी अपनी महिला से, अपनी वाइफ से कहा, और बुजुर्ग जो मैंने सुना, बोला मतलब ये कह रहे हैं कि मोदी को वोट डालो। मतलब आप सोचिए कि मैंने कहा बीजेपी, कांग्रेस, आप देश हित में डालिए। देश हित सिनोनिमस आज की तारीख में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से हो चुका है। और ये विपक्ष जो है जितनी भी बातें कर ले, इनका सबसे बड़ा आज की तारीख के अंदर इशू यही है। तो भले वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली हो गया, भले वो ईस्ट दिल्ली हो गया, भले वो चांदनी चौक हो गया, जो सीटें पहले लड़ रही थी कि कांटे की टक्कर है, कुछ सीटों पे लग रहा था कि बीजेपी जो आपस में लड़ रही है। ये चुनाव कोई बीजेपी कार्यकर्ता एमपी के साथ में बड़ा चुनाव, मोदी का चुनाव हो चुका है, ये मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। और इसीलिए दिल्ली के अंदर जो इंडिया गठबंधन है, वो मेरा मानना है 4 जून के बाद में वो गठबंधन बिखर जाएगा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आने वाले असेंबली इलेक्शंस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ने वाले हैं। वोटिंग परसेंटेज में सिर्फ टेक अवे मेरे लिए जो टेक अवे है, वो टेक अवे बंगाल से है, जहां वोटिंग हैवी है, जो जनरली बताता है एक एंटी इंकम्बेंसी ट्रेंड का। अब मैंने आपसे ये 2 बड़े राज्यों की बात कर दी। हरियाणा मैंने इसलिए बात करी कि हरियाणा में बीजेपी का प्रदर्शन 2014 का एमलगेशन ज्यादा होगा, ना कि 2019, जो 2019 जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने सबकी सब सीटें जीती थी। अब मैं उत्तर प्रदेश की बात करना चाहता हूँ, और उत्तर प्रदेश में अब ये पूर्वांचल की तरफ इलेक्शन बढ़ा है, और फेज 6 में पूर्वांचल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, पूर्वांचल की ही सीटें आती है। अगर आपसे कहूँ प्रयागराज, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, बस्ती, भदोही, उसके साथ प्रतापगढ़, जौनपुर, लालगंज, मछली शहर, फूलपुर, संत कबीरनगर, श्रावस्ती, सुल्तानपुर। इसमें एक बड़ी बात देखने को ये मिली है कि इन सब एरियाज में जो एससी वोट है, जो दलित वोट है, जब से मायावती ने और बीएसपी ने चुनाव थोड़ा ठंडा लड़ा है, और जहां प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की स्कीम्स दलितों को काफी बड़ी मात्रा में मिली है, तो ये वोट ज्यादा बीजेपी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। ऐसी स्थिति में मेरा एनालिसिस ये है कि जितनी भी मार्जिन क्लोज हो, इस सब ज्यादातर क्लोज मार्जिन में बीजेपी को फायदा होगा, जहां लार्जली कास्ट कॉम्पोजिशन कंप्लीटली उनके अगेंस्ट स्क्यूड नहीं है, से फॉर एग्जांपल आजमगढ़। सो ओवरऑल पूर्वांचल के अंदर भी इस बार कॉम्पोजिशन, भले वो संत कबीरनगर हो गया, भले वो बस्ती हो गया, भले वो डुमरियागंज हो गया, इन सब एरियाज के अंदर जौनपुर पहले लग रहा था कि लोकल इशू ज्यादा डोमिनेट करेंगे, और अब जैसे जैसे वोटिंग डे को देखा गया, वोटिंग डे को ट्रैक किया गया, मैटर नरेंद्र मोदी जी का करंट कर रहा है और मोदी फैक्टर का। दोस्तों, इसके बाद अगर मैं बात करना चाहूंगा, दिल्ली की बात कर चुका हूँ, हरियाणा कर चुका हूँ, उड़ीसा की। उड़ीसा में जो सीटें गई है, भुवनेश्वर, ढेंकानाल, संबलपुर, पुरी, क्योंझर और कटक, यहाँ पे उड़ीसा में एक बहुत सॉलिड एंटी इनकम्बेंसी देखी गई है गवर्नमेंट ऑफ द डे के अगेंस्ट। और दोस्तों, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वक्त यहाँ 47 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है दोस्तों, और जी हाँ, मैं हरियाणा के अंदर बात कर रहा हूँ। और यहाँ भुवनेश्वर में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, महिलाओं का वोट भी भाजपा की तरफ जाते हुए दिख रहा है। में जो कंट्रोवर्सी हुई, उसके बावजूद संबित पात्रा और बीजेपी रिकवर करते हुए दिख रहे हैं। संबलपुर से भारतीय जनता पार्टी की यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान काफी स्ट्रॉन्ग है, और कटक से भी बीजेपी अच्छी फाइट ले रही है, और ढेंकानाल से बीजेपी अच्छा कर रही है। क्योंझर के अंदर एक फैक्टर है। तो ओवरऑल उड़ीसा में ये ट्रेंड देखा जा रहा है कि जो पिछली बार 8 सीटें थी, इस बार वो 8 सीटों के बजाय बढ़ के भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटें काफी बढ़ा सकती है, 14, 15, 16, 17 ऐसी सीटें भी पहुंच सकती है। लास्ट फेज डिपेंड करेगा, बट बीजेपी ऑन राइज है उड़ीसा में। तो ये फेज बीजेपी के लिए उड़ीसा में गेनर है, उत्तर प्रदेश में स्टेबलाइजर है, बंगाल में गेनर है, और इसके साथ में हरियाणा में मार्जिनल डिप है। और ये सब 4 की बात। और अगर बिहार की बात करी जाएगी, तो बिहार के अंदर अभी हम डेटा ले रहे हैं, और बिहार में अगर मैं आपको जो सीटों की बात करना चाहता हूँ,
तो बिहार के अंदर जो गोपालगंज, महराजगंज, चंपारण, पूर्वी पश्चिम, सिवान, वैशाली, वाल्मीकि नगर, यहाँ पे वैशाली और वाल्मीकि नगर इन सब पे फाइट देखने को मिल रही है। बट ओवरऑल बिहार में बीजेपी की सीट पे भी इतना नुकसान नहीं देखने को मिल रहा है। जो फेज 6 में जो राज्य गए हैं, बंगाल बीजेपी गेन की तरफ, उत्तर प्रदेश बीजेपी स्टेबलाइजेशन की तरफ, हरियाणा बीजेपी मार्जिनल डिप की तरफ, उड़ीसा बीजेपी गेन की तरफ, बंगाल बीजेपी गेन की तरफ, झारखंड भारतीय जनता पार्टी स्टेबलाइजेशन की तरफ, बिहार दिल्ली भारतीय जनता पार्टी 2019 की स्टेबलाइजेशन की तरफ, और उसके साथ में बिहार के अंदर अगर आप देखेंगे कास्ट डोमिनेटेड वोटिंग हो रही है और एनडीए मार्जिनल डिप की तरफ हो सकता है, बीजेपी स्टेबलाइजेशन की तरफ। बड़ा टेक अवे फेज 6 से ये है कि जो महिलाएं हैं दिल्ली के अंदर, और ये बड़ी बात है, वो इस बार मोदी जी के पक्ष में वोट डाल रही हैं। और हरियाणा में भी रोहतक को हटा दूं तो ज्यादातर वोट जो है वो मोदी जी की तरफ जा रहा है। जो जहाँ लोकल इश्यूज थोड़े हावी हो रहे हैं वो अलग बात है। बट ओवरऑल मैंने जैसे अपनी बुक पूरी 3.0 बिगर हायर एंड स्ट्रॉन्गर में लिखा था कि पीपल ऑफ इंडिया हैव ऑलरेडी मेड अप देयर माइंड। मैं यही जमीन पे देख रहा हूँ कि लोगों ने अपना मन ऑलरेडी बना दिया है। और जो लोग कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी ने 400 पार की बात करके नारा सही नहीं दिया, वो ये बात नहीं समझ पाए कि कैसे उन्होंने गोल पोस्ट शिफ्ट कर दिया। मतलब उन्होंने गोल पोस्ट ऐसा शिफ्ट कर दिया कि विपक्ष ये बात नहीं कर रहा कि वो सत्ता में आएगा कि नहीं आएगा, वो ये बात करने लग गए कि यार मोदी 400 पहुंचेंगे कि 350 पहुंचेंगे। मतलब एक ऑलरेडी ग्राउंड पे परसेप्शन चला गया कि चुनाव में और सरकार तो मोदी जी की बनने वाली है। ऐसी स्थिति के अंदर जो फ्रिंज वोट होता है, जो किनारे पे होता है, वो जनरली जीतने वाले को डालता है, इससे बीजेपी को कई फायदा हो सकता है। तो एक बहुत बड़ा टैक्टिकल मूव था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा। उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर भी कहा था कि आप सबने भी ये बात नहीं करेंगे, तो ये एक बड़ा पॉलिटिकल मूव है और ये एक ऐसा व्यक्ति ही ऐसे नैरेटिव को स्टैब्लिश कर पाते हैं जिसने जमीन का चप्पा चप्पा घुमा है। दोस्तों, बड़ा टेक अवे फेज 6 से ये तय हो गया है जून 4 को किसकी सरकार बनने वाली है, और जून 1 को जन की बात का एग्जिट पोल देखना मत भूलिएगा। और हाँ, तो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि जून 4 के बाद बड़ा काम क्या पीएम मोदी करेंगे, आज उन्होंने अपनी रैली के अंदर स्पष्ट कर दिया। उन्होंने पहले कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अब वो कह रहे हैं जिसने खाया है उससे लूंगा और जिसका है तो दूंगा। मतलब, और आप देख सकते हैं कि जो काला धन और काला पैसा, जो नोटों का ढेर पाया गया है, वो गरीबों को वापस दिया जाएगा और करप्ट पॉलिटिशियंस को जेल के अंदर ही चक्की पीसनी पड़ेगी। और इसके साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी बोला कि कोई कितना भी बड़ा नेता जेल हो, जो बेल पे बाहर हो, अगर उसने लिखा है करप्शन का केस है, तो भले कितने भी कानून के पेज अप्लाई कर ले, उसको जेल जाना ही पड़ेगा। मतलब क्या राहुल गांधी जी जो इस वक्त बेल पे बाहर हैं और कांग्रेस के शीर्ष नेता हैं, जो नेशनल हेराल्ड स्कैम में उनपे मुकदमा चल रहा है, क्या 4 जून के बाद इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज उनपे कार्रवाई करेगी, ये तो समय ही बताएगा। और जिस हिसाब से इंडिकेशन नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं, मेरे हिसाब से ये बहुत लाइकलीहुड पॉसिबिलिटी हो सकती है। और आज के फेज की सबसे बड़ी आयरनी और विडंबना यही है कि जिस कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आम आदमी पार्टी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी पूरी पॉलिटिकल मुहिम की शुरुआत करी थी, पूरी एक एंटी करप्शन मुहिम की शुरुआत करी थी, आज वही गांधी परिवार आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के लिए वोट डाल रहा है। और इसीलिए वर्कर्स जो है जमीन पे साथ नहीं आ रहे, क्योंकि अलायंस ऑफ कंपल्शन देख रहे हैं, ना कि ऑर्गेनिक अलायंस। मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ जुड़ने के लिए ग्राउंड जीरो से दोस्तों, पिछले 9 सालों में 400 लोकसभा, 25 स्टेट, 1 लाख किलोमीटर मैं ट्रैवल कर चुका हूँ। और इस इलेक्शंस में 15 स्टेट ट्रैवल कर चुका हूँ। 75 मेरे डेटा रिसर्चर्स हैं। जून 1 जन की बात एग्जिट पोल, नॉट फॉरगेट।